हाय, मैं अमन सिंह अपने चैनल अमन पटन मित्र कथन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं टेंस का सेकंड पार्ट का वीडियो बनाने वाला हूं। पहले पार्ट में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बनाया था और उसमें मैंने सारे टेंस के बारे में बात किया था। आज मैं दूसरे टेंस के बारे में बात करूँगा। उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात किया था। आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस के दूसरे भाग का बात करते हैं। पहली भाग के बाद में हमने कर चुके हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पहचान में, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस टेंस का वाक्य है? तो इस काल में, भूतकाल में काम का होना पाया जाता है तथा इसमें समय नहीं दिया होता है। क्यों? क्योंकि ये अनिश्चित काल है जिसमें किसी भी समय हो रहा है, उस घटना को हम बता रहे हैं। तो भूतकाल में मतलब कि वो काम हो चुका है, लेकिन उसमें टाइम नहीं बताएगा कि वो किस टाइम को किया गया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं घर गया, तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं घर कब गया। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये वाक्य होते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे ऐसे वाक्यों की क्रिया के अंत में हमेशा क्या क्या रहेगा? आ, या, ई, ये, ई, था, ता, था, ती, थी, ते, थे, अथवा सका, सकी, सके भी आते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल अनिश्चित काल। मतलब कि पास्ट में जो चीज़ बीत चुकी है उसको हम क्या करेंगे, इसमें उन वाक्यों को बनाएंगे और वो अनिश्चित होंगे जिनमें समय नहीं दिया हुआ। जैसा कि मैंने लिखा है, इस काल में, भूतकाल में काम का होना पाया जाता है तथा इसमें समय नहीं दिया जाता है। ऐसे क्रियाओं के अंत में आ, या, ई, ये, ई, था, ता, था, ती, थी, ते, थे, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य। सकारात्मक का मतलब जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी की बात हो। जैसे मैंने ये किया, मैं घर गया, मैं खाया, मैं पिया, मैं खेला, मैं कूदा, ऐसा है क्वेश्चन। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, अब अगर सका सकी वाले वाक्य आएंगे, जैसे मतलब कि मैं यह काम कर सका, मैं उसको 2 रुपये दे सका, मैं उसको 5 रुपये दे सका, वो मेरे घर आ सकी। तो जब सका सकी वाले वाक्य होंगे तो उसमें हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कुड का यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का लगाएंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो ये जो दोनों चीज़ें वो सही तरीके से समझ में आएंगी। देखते हैं, तुमने मुझे एक कलम दी, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुमने का मतलब कि तुम को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू। तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। तुमने मुझे एक कलम दी, इस वाले के थ्रू चलेंगे तो सब्जेक्ट हो गया यू। वर्ब क्या है इसमें? कलम दी, देना। तो देना जो होता है उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गिव, और गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, यू गिव। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मुझे, ये क्या है? मी, और क्या दिया उसने? गिव मी अ पेन, यू गिव मी अ पेन। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 टाइप के हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए, तुमने मुझे एक कलम दी, तो दी, इसके क्रिया के अंत में क्या आया? ई आया लास्ट में। देखिए दी, ई, तो कौन सा टेंस का वाक्य हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट था मेरा तुमने, यू कर दिया, और देने का होता है गिव, और गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गिव। अब मुझे, तो मी, एक का ए और कलम, गिव मी अ पेन, यू गिव मी अ पेन। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगला टाइप का क्या आपके पास आएगा? अगर मान सेंटेंस आ गया, मैं उसे केवल 5 रुपये दे सका, तो सका सकी वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर हमेशा हम ऐसा बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, तो इसलिए आई। क्लियर? आई के बाद क्या लगाना है? कुड लगाना है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और इसमें भी, इस साधारण सेंटेंस में अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता था ना, डज या डू का यूज़ करते थे, डज नॉट, डू नॉट का, या यस या यस का यूज करते थे और नहीं करते थे। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें आप एक वचन हो या बहुवचन हो, उसमें आप बस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे आई, कुड, आई कुड। अब इसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? दे,
देना, तो देने को क्या बोलेंगे, इसका फर्स्ट ही फॉर्म लगाएंगे, इसमें सेकंड फॉर्म भूल के भी मत लगाइए। आई कुड गिव केवल 5 रुपये, केवल 5 रुपये, तो केवल का मतलब होता है ओनली, आई कुड गिव, ऑब्जेक्ट क्या है, गिव हिम, उसे का हिम, ओनली 5 रुपये को क्या बोलेंगे, 5 रुपीज़। आई कुड गिव हिम ओनली 5 रुपीज़। अब देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कुड हो गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, देना, तो गिव, और किसे दे रहा हूँ, उसे दे रहा हूँ, तो हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद केवल 5 रुपये, क्या दे पाया, 5 रुपये, तो केवल 5 रुपये, मतलब केवल का मतलब ओनली, और 5 रुपये को 5 रुपीज़। क्लियर है, बस यही। अब बढ़ते हैं आगे। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, सिंपल सेंटेंस। अब पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक का मतलब जिस भी वाक्य में हम नहीं का यूज करते हैं। जैसे निगेटिविटी होती है ना हम लोग के अंदर, थिंकिंग जो होती है, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव मत सोचिए। सब कुछ होगा, बस पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो निगेटिव क्या होता है। निगेटिव ऐसे सेंटेंस जिसमें नकारात्मकता की बात होती है। मैं नहीं खा पाया, मैं नहीं जा पाया, मैं परीक्षा में नहीं पास हो पाया, मैं उसे मदद नहीं कर सका, मैं उसे घर नहीं ले जा सका, ऐसा। तो अब आते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, जो सिंपल निगेटिव होंगे, जिसमें नहीं का मतलब यूज़ हुआ। जैसे मान लीजिए मैं बोल देता हूँ, मैं घर नहीं पढ़ता था, तो था आया, इसका मतलब कि वो कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और नहीं आया तो इसका मतलब कि निगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट और प्लस इसमें क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें डिड नॉट ही लगाना है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता था डज नॉट या डू नॉट, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, आपको डिड नॉट लगाना है। और सबसे ज़रूरी बात कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जबकि हम लोग अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में ये पढ़े हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने योग्य ये बात है कि यहाँ पे वर्ब जो है उसका हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब दूसरी टाइप का वाक्य पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी में सका, सके, जैसे मैं यह काम नहीं कर सका, मैं उसे हेल्प नहीं कर सका, मतलब मदद नहीं कर सका, ऐसे अगर सेंटेंस आए तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड नॉट का यूज़ करेंगे और इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, कभी नहीं। जैसे मैं आगरा कभी नहीं गया, तो ऐसे वाक्यों में हम स्ट्रक्चर एक अलग होगा, उसमें डिड नॉट का यूज़ नहीं करेंगे या कुड नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। उसमें किसका यूज़ करेंगे, हमेशा नेवर का यूज़ करेंगे। और नेवर का यूज़ करने के साथ साथ उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जब भी कोई वाक्य आता है कभी नहीं वाला, तो उसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और ना तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे ना तो कुड नॉट का यूज़ करेंगे। ऑलवेज किसका यूज़ करेंगे, नेवर का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले इस टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए, सीता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी। सीता नहीं पढ़ाती थी लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सीता के पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझसे पढ़िए। सीता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी, तो सीता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी, तो सबसे पहले आप ढूंढिए इसमें कौन है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारी सीता, तो सीता को पहले ला देते हैं। भाई सीता क्यों नहीं पढ़ाई तुम अंग्रेजी बच्चों को। सीता नहीं पढ़ाती थी, तो क्रिया में ती थी आ रहा है। देखिए ती थी, तो इसका मतलब ये किसका वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सबसे आसान तरीका होता है पता करने का। तो पढ़ाती थी, तो सीता, उसके बाद क्या आएगा, डिड नॉट। तो डिड नॉट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें डिड नॉट का ही यूज करना है। सीता डिड नॉट, उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना। तो डिड नॉट टीच, डिड नॉट टीच। ऑब्जेक्ट क्या है, किसे नहीं पढ़ा रही है, मुझे नहीं पढ़ा रही है। सीता डिड नॉट टीच मी, क्या नहीं पढ़ा रही है, इंग्लिश। क्या नहीं पढ़ा रही है, इंग्लिश। तो हो गया टीच मी इंग्लिश। सीता डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। पहले प्रकार का सेंटेंस हो गया। अब दूसरे टाइप के सेंटेंस पे आते हैं। हम उसकी मदद नहीं कर सके, हम उसकी मदद नहीं कर सके। तो सके जब आएगा, जब उसमें सका, सकी, ऐसे जब वाक्य आएंगे तो आप दूसरे स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी, हम, तो हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। अब क्या है, कुड नॉट,
इसमें भी कुछ नहीं देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें भी कुड नॉट का यूज़ करना है। वी कुड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें भैया? मदद करना। हेल्प क्या है इसमें? वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो वी कुड नॉट हेल्प, किसकी मदद नहीं कर सके? उसकी। वी कुड नॉट हेल्प हिम, वी कुड नॉट हेल्प हिम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट जगह पे हिम, किसकी मदद नहीं कर सके? उसकी मदद नहीं कर सके, तो हिम हो गया। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे टाइप के स्ट्रक्चर पे। तीसरा टाइप का स्ट्रक्चर ये है कि कभी नहीं वाले वाक्यों में, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाक्य है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसको रहने दिया क्योंकि इससे हम समझेंगे कि किस सेंटेंस से है। तुम कभी देर से नहीं आए। अब वाक्य में ये आ रहा है, ये देखिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसमें ढूंढेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू। उसके बाद से क्या लगाएंगे? नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए लगाएंगे नेवर। यू नेवर। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है? आना। आने को हम क्या बोलते हैं? कम, और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम। यू नेवर केम, देर से। यू नेवर केम लेट, यू नेवर केम लेट, तुम कभी देर से नहीं आए, यू नेवर केम लेट। अब मैंने निगेटिव सेंटेंस के भी सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब इससे अलग कोई भी आपके सेंटेंस में, टेंस में कोई भी टीचर या कोई भी प्रॉब्लम ऐसा होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अब तीसरे टाइप के सेंटेंस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें 5 टाइप के केस मैंने दिए हैं, मतलब कि 5 टाइप के आपके सामने आएंगे सेंटेंस। इसके अलावा और किसी टाइप के सेंटेंस नहीं आ सकते हैं। पहले टाइप का सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले क्या आए, जैसे क्या मैं खाया, क्या मैं घर गया, क्या मैं खाना खाया। ऐसे शब्द के लिए सबसे पहले डिड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे ज़रूरी कंपलसरी है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो मार्क होता है, इंटेरोगेटिव मार्क जो होता है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, केस फर्स्ट का एग्जाम्पल। क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? तो जो भी शब्द, जो भी वाक्य क्या से शुरू होते हैं उसके लिए हमेशा डिड लगाते हैं, बिना सोचे समझे डिड लगाएंगे। इसमें ये नहीं देखना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिड ही का यूज़ करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डिड के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। उसने, तो कई बच्चे होते हैं इसमें उसने का हिज यूज़ करने लगते हैं। भैया उसने, क्या वह मेरी स्लेट तोड़ी? ऐसा तो वाक्य बन नहीं सकता है, इसलिए क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी, तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि उसने का मतलब वह, उसने तोड़ा है, तो डिड। सब्जेक्ट क्या होगा? ही, डिड ही। इसके बाद ही भी हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तोड़ना जो है वो वर्ब है, तोड़ने को बोलते हैं ब्रेक, तो फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, तो डिड ही ब्रेक। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी स्लेट, तो माई स्लेट। और सबसे ज़रूरी क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरे टाइप का केस लेते हैं। दूसरे टाइप का केस क्या है? WH वर्ड। WH वर्ड्स का मतलब कि ऐसे सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाले, जैसे वह कहाँ गया, वह क्यों गया, उसने मेरी स्लेट क्यों तोड़ी, वह किस लिए वहाँ जा रहा था नहीं गया। तो ऐसे जब सेंटेंस होंगे जिसका हम हाँ या ना में उत्तर ना दे सकें, उसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव या दोहरा प्रश्नवाचक। उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं WH वर्ड से। अब WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, ये सारी चीज़ें जो होती है उसको WH वर्ड्स बोला जाता है। मैं सारे वर्ड्स को लिख तो सकता नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ WH वर्ड्स शॉर्ट में लिख दिया है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो सेम प्रोसेस यही होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो जैसे अब एक इसी टाइप का एक सेंटेंस मैंने लिया है, केस सेकेंड का एग्जाम्पल लिया है इस टाइप का, वह तुम्हें कहाँ मिला। तो क्या मैं इसको हाँ या ना में आंसर दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। तो कहाँ मिला, तो ये दोहरा प्रश्नवाचक है। तो दोहरा प्रश्नवाचक में सबसे पहले जो बीच में आता है उसकी अंग्रेजी हम लिख लेते हैं। कहाँ की अंग्रेजी को में बोलते हैं वेयर। इसकी जो मीनिंग, मतलब कि इसका जो इंग्लिश होता है उसको बोलते हैं वेयर। कहाँ को बोलते हैं? वेयर, इंग्लिश में वेयर। वेयर के वेयर हो गया, WH वर्ड्स मैंने लिख लिया, वेयर। अब उसके बाद क्या आएगा? डिड। मैंने बताया कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई मतलब नहीं है, डिड का यूज़ करना है।
सब्जेक्ट क्या है भैया, वह वेयर डिड ही, हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब कहाँ है, मिला, कहाँ मिला, मिला का मिलने का होता है मीट, तो फर्स्ट फॉर्म मीट ही होगा। वेयर डिड ही मीट, मीट। अब क्या है, किससे मिल रहा है, तुम्हें कहाँ मिला, वह तुम्हें कहाँ मिला, तो तुमसे मिल रहा है, तो इसका मतलब यू। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का केस सेकेंड, जिसमें वह तुम्हें कहाँ मिला, तो उसके लिए हमने WH वर्ड्स का यूज कर लिया, वेयर, फिर उसके बाद से डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट वह है उसको ही, और उसके बाद से वर्ब जो है वो मीट, और अब इसके बाद बढ़ते हैं केस थर्ड की तरफ, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच या ह्यूज का यूज जब करेंगे तो कैसे उस टेंस को बनाएंगे। जैसे विच का मतलब होता है कौन सा, हुज का मतलब किसका, हाउ मेनी का मतलब कितना, हाउ मच का मतलब भी कितना ही होता है। हाउ मच और हाउ मेनी का यूज़ कब करते हैं, हाउ मच का मतलब ये हुआ कि जिसको हम काउंट ना कर सकें, जिसको हम गिन ना सकें। जैसे मिल्क है, मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं। हाउ मेनी का मतलब जिसको हम काउंट कर सके, काउंटेबल हो, गिना जा सके, उसको हाउ मेनी। और विच का मतलब कौन सी, और हुज का मतलब किसका। तो मैंने इस टाइप का एक सेंटेंस लिया हुआ है, उसने कौन सी किताब पढ़ी, तो उसमें कौन सी किताब पढ़ी, तो सबसे पहले कौन सी का मीनिंग क्या होता है, विच, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम विच, विच। अब विच के बाद क्या होगा, नाउन, नाउन मतलब उससे रिलेटेड नाउन, उसने कौन सी किताब पढ़ी, तो किताब एक नाउन है, तो विच के बाद क्या लगा लेंगे, विच बुक, बुक हो गया। अब उसके बाद हम लगाएंगे डिड, विच बुक डिड, डिड हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने का मतलब वह है, यहाँ पे उसने का मतलब हर या हिम नहीं होगा, उसने का मतलब वह है, तो विच बुक डिड ही। उसके बाद से सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वर्ब क्या है, पढ़ी, तो पढ़ी का मतलब रीड। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, इंट्रोगेटिव साइन। अगर मान लीजिए कि एक और मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बना देता हूँ आप लोग के लिए, रीता ने कितना दूध पिया, तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए कितना, जिसमें हाउ मच यहाँ पे, तो दूध क्या होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हाउ मच। अगर काउंट कर सकते तो हाउ मेनी, तो सबसे पहले लगाएंगे हाउ मच, हाउ मच। अब उसके साथ जो हमारा नाउन है, वो नाउन क्या है हमारा दूध, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब डिड लगाएंगे, हाउ मच मिल्क डिड। सब्जेक्ट कौन है, रीता, तो हाउ मच मिल्क डिड रीता। रीता के बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो वर्ब क्या है इसमें, पीना है, तो पीने के लिए क्या लगाएंगे, ड्रिंक। हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक। और सबसे लास्ट में जो होता है वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब आई थिंक ऐसा कोई भी सेंटेंस आता है तो आप सॉल्व कर लोगे। अब बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। अब आते हैं चौथे स्ट्रक्चर की तरफ। चौथा स्ट्रक्चर कहता है कि जब इंटेरोगेटिव निगेटिव हो, मतलब कि प्रश्न भी हो रहा हो और उसमें निगेटिव भी बोल रहा हो। जैसे वह बाजार क्यों नहीं गया, तो यहाँ पे क्यों नहीं गया, तो हम लोगों ने दूसरा जो केस पढ़ा था, तो जब बीच में कोई दोहरा प्रश्नवाचक आएगा तो सबसे पहले उसकी हम क्या करेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे। तो क्यों है, तो क्यों का मीनिंग होता है वाई, और उसके बाद से जो प्रोसेस है ये चौथा वाला हम यूज़ करेंगे। वाई के बाद लगाएंगे डिड। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वाई डिड ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, वाई डिड ही नॉट। वर्ब, वर्ब क्या है, गया, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो गया का मतलब जाना, तो वाई डिड ही नॉट गो। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ नहीं जा रहा है, मार्केट नहीं जा रहा है, तो वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव साइन। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और टाइप का मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि आ गया कि क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता था, था आया है लास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर ऐसे वाक्य आएंगे जहाँ पे हाँ या ना का जवाब दिया जाए, तो सेम टू सेम यही वाला केस हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाएंगे डिड, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगुलर या प्लूरल का ध्यान नहीं रखना है। सब्जेक्ट क्या है, वह है, डिड ही। उसके बाद से क्या आएगा, नॉट, डिड ही नॉट।
पढ़ने, वर्ब पढ़ना है तो पढ़ना को बोलते हैं रीड। डिड ही नॉट रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है, तो डिड ही नॉट रीड बुक। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा इंटेरोगेटिव साइन है। अब तो समझ गए होंगे। अब सबसे लास्ट वाली बात करते हैं। अब आते हैं केस नंबर 5 की तरफ, जो लास्ट हमारा है इंटेरोगेटिव टाइप में सबसे लास्ट है केस 5, जिसमें हु और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऐसा एक सेंटेंस का मैंने उदाहरण लिया हुआ है, केस 5 का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तुम्हें किसने पीटा, किसने पीटा का मतलब कोई होगा एक पर्सन, तो किसने के लिए हम यूज़ करेंगे हु का। सबसे पहले मैंने यूज़ कर लिया हु, ठीक, हु वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो पीटा, पीटा को हम क्या बोलते हैं, हु बीट, ठीक है, हु बीट। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, हु बीट यू, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो हमने इंटेरोगेटिव का लगभग सारा हमने कवर कर लिया है। अब आगे मिलेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तब तक के लिए